नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ, बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है, नमस्कार। तो आज बात होगी मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक ये चलेगा। इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है और सड़क पर भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अमित शाह, मोदी की दूर की प्लानिंग है, जिसमें सड़क वाले अड़ंगे लगाएँगे, अब चाहे अरविंद केजरीवाल हों, कॉकरोच के बहाने, अखिलेश यादव हों, राम मंदिर के बहाने और इनका काम ही तो अड़ंगे लगाना है। लेकिन नंबर गेम भी ठीक-ठाक चल रहा है। और ममता बनर्जी क्यों इतनी भन्नाई हुई हैं, रैली करती हैं, अपने ही कार्यकर्ता के थप्पड़ रसीद कर देती हैं। ममता बनर्जी का ये हाल मतलब क्या से क्या हो गया। और अब पंजाब की बारी भी है। पंजाब में भी क्या आने वाले दिनों में बंगाल वाला सीन देखने को मिलेगा। तो इसे हम समझते हैं भाऊ से। आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो भाऊ, मानसून सेशन शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव क्यों गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं और किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। इन्हें क्या डर है? बहुत सख्त बिल आने वाले हैं क्या? अगर सरकार को मालूम है उसको क्या करना है, कौन से बिल लाने हैं, कौन से कानून बनाने हैं, आपको अपोज करना है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन अपोज जो करना है, आपको जो भी करना होता है उसका कोई मायने होना चाहिए। आप लगातार 12 साल से देश की राजनीति में और गुजरात की राजनीति में 13 साल से आप मोदी को रोकने के अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर उससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है तो उनको सोचना जरूरी है, उनको सोचना जरूरी है ना। अब उनको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात है तो अलग अलग हमारे जैसे एनालिस्ट होते हैं जो कुछ अपने तरीके से पेश करते हैं, भाई तुम्हारी ये गलती हो गई, ये गलती सुधार दो। तो वो सुधारने को तैयार नहीं है तो क्या करेंगे? एक बात होती है, जिसकी गलती होती है उसको अगर गलती नहीं सुधारे तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर आपको आपने गलती ही की नहीं ऐसा लगता है तो आप सुधारने का मामला आता ही नहीं। अब मुझे बोलिए, कम से कम 22 साल हो गए राहुल गांधी पब्लिक लाइफ में आए। 2004 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या हुआ है आप तक? क्या कर पाए? हर बार वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं और वो गलती होने के बाद जो नुकसान होता है वो स्वीकार करके आपको क्या हुआ, पुराने मामले में क्या गलती हो गई, भाई अगले बार वो गलती ना करे, वो सोचना पड़ता है। अब पंजाब की बात ले लो, 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले की बात यह है कि अमरिंदर सिंह दूसरी बार कांग्रेस को चुनकर लाएंगे, ये चर्चा हो रही थी। पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा थी? अमरिंदर सिंह जैसा तगड़ा नेता है कांग्रेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन है, वो करके लेगा। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्या किया? उनको तकलीफ देने के लिए बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाया, उनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया, उनको क्या बोलते हैं उसको, 8 साल पहले की बात है, उनको फिर मिनिस्टर बनाया। वो आपको याद होगा कि वो इमरान खान के शपथ ग्रहण में गए थे, याद है आपको? जी। तो ये ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाते हैं कि जो अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं। ये अगर मैंने नवजोत सिद्धू को लाया और जो कुछ हुआ ये रियलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो गलतियां करते जाएंगे। आप उनको गलतियों से रोकना चाहते, जाओ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, उनका कान पकड़ो, उनको लात मारकर तुमको बाहर फेंक देंगे। तुमको हमको गलतियां दिखाने वाले हो तो परिणाम भुगते रहो ना। अब वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि किसी ने गलती की तो मैं दिखा सकता हूँ, किसने कुछ अच्छा किया तो उसका उसको कोई मीठा फल मिल रहा है उस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन लगातार 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 कोई गलतियां करते जा रहे हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? अब कोई हाईवे पर जाओ, रास्ते पर जाओ,
तो अलग अलग आपको जाने के रास्ते, यहाँ आगे से कहाँ का एग्जिट है, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, लगाए रहते। ये कौन बोर्ड तो बोर्ड को धक्का मारो तो खाई में तुम गिर जाओगे। वो बोर्ड का कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो तो बोर्ड निर्जीव होता है। वैसे ही कोई अगर टीका टिप्पणी कर रहा है, आपको धोखे का इशारा कर रहा है, संकट का इशारा कर रहा है, तो समझना जरूरी है। अब जिनको समझना नहीं है उनको आप क्या कर सकते हो। अब उनकी पार्टी की बात करो तो किसी के मुझे याद नहीं, लेकिन किसी हास्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन में किसी एक कवि ने बोला था, कांग्रेस वालों को भरोसा है कि बैल एक ना एक दिन दूध देगा। अब ये अगर मेंटालिटी है, ये अगर मेंटालिटी है कि छोटे मोटे 100 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, उसके बावजूद हर चुनाव में जो पॉलिसी है, रणनीति है, वो राहुल बनाएंगे। तो कांग्रेस ने तय किया कि उनको हारते हारते नष्ट होना है। तो आप कौन होते हो कि उनको ये मत करो वो मत करो बोलने वाले? मैं नहीं मानता। मैं दिखाता हूं भाई ये गलती है, सुधारो, नहीं तो मर जाओ। तो ये क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आपके पास नहीं है। एक जवाब हो सकता है कि दे हेट नरेंद्र मोदी, दे हेट बीजेपी, दे हेट आरएसएस, वो उनका तिरस्कार करते हैं। लेकिन आप अगर तिरस्कार करते हो, उनको दुश्मन मानते हो, तो उनको लड़कर हराओ। कांग्रेस शुरू से आजादी मिलने के बाद लगातार कांग्रेस हर चुनाव जीत रही थी। उस वक्त जब 51 या 50 या 51 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में जनसंघ की स्थापना की, वही आगे चलकर बीजेपी बनी है। तो इस वक्त तो उन्होंने इतने सालों बाद फिर बंगाल जीत कर दिखाया है, तो उसके पीछे प्रयास है। पहले कुछ हो गया तो हाँ ठीक है, कोई गलती हो गई है, तो वो आत्मपरीक्षण करते ना, इंट्रोस्पेक्शन करते। जीतना हो या हारना हो, दोनों बार मुझे जितना मैं बीजेपी का स्टडी किया वो देखता हूँ, मेरे दोस्त है उनसे खबरें मिलती है, तो मैंने एक देखा है कि आप बंगाल देखो, बंगाल में बीजेपी की एक्सपेक्टेशन सत्ता में आएंगे ये थी, लेकिन 160 170 तक थी। 207 क्यों आए? इसका एक बीजेपी का ग्रुप स्टडी कर रहा है कि हमारी ये लॉटरी लगी तो कैसे लगी। मुरादाबाद मालदा जैसा इलाका है जहां मुस्लिम 50% से भी ज्यादा है, वहां हमारे कहीं कहीं कैंडिडेट क्यों जीत गए, तो उसका वो पोस्टमार्टम भी करते हैं, जीत का हो या हार का हो। तो जीत का कारण समझ जाता है, जो हारे हैं वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हारे हैं भाई कहाँ कम पड़े, कहाँ गलतियां हो गई, उसका आपको रियलाइजेशन हो जाता है। ऐसी बातें अगर बाकी अपोजिशन में बैठे हुए लोग ना करें तो वो गलतियां करते जाएंगे। आप उनको नहीं समझा सकते, कोई भी नहीं समझा सकता। गधा अपने तरीके से काम करता है, बैल अपने तरीके से करता है, घोड़ा अपने तरीके से करता है। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे पार्टी की ये गलती है कि हम रेस का घोड़ा है बारात में भेजते हैं और बारात का घोड़ा रेस में भेजते हैं, और असलियत में देखो तो सबके सब लंगड़े घोड़े, यानी बारात के लिए भी नहीं है और रेस के लिए भी नहीं है। अब इतना अगर आप समझते हो रेस और बारात, तो उसमें चारों पैर ठीक से होने वाले घोड़े चाहिए। ये अगर इनके समझ में नहीं आ रहे तो उनको कोई समझा नहीं सकता। छोटे बच्चे को भी समझ में आता है घोड़ा लंगड़ा है। अगर राहुल गांधी जो इनका हाईकमांड है उसको घोड़े अपने लंगड़े ये भी पता नहीं है, तो उनको कौन समझाएगा? ये काम मोदी का नहीं है ना। मोदी अपनी पार्टी चला रहे, अमित शाह अपनी पार्टी चला रहे, तो जो कुछ इनको करना है वो करे। उनको लगता है कि भाई इससे मैं जहर पी लूंगा तो सामने वाला अपने आप मर जाएगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको कौन रोकेगा? आपके दुश्मन को मारने के लिए आप जहर पीने पर तुले हो तो सामने वाला भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपको तो उसको ही मारना है, और उसको मारने के लिए मैं जहर पीऊंगा। ये अगर मेंटालिटी है
तो उनको समझाना मुश्किल है। और भाऊ, जैसा कि आपने बहुत पहले ही कह दिया था, अब एक-एक करके सारी चीज़ें सामने वैसे ही आ रही हैं। ममता बनर्जी देखिए कैसे बौखलाई हुई घूम रही हैं। अमित शाह ने तो इनकी फाइल अभी छुई भी नहीं है और ममता ने अपने वर्कर को पीटा, बिल्कुल रैली में सरेआम। अभी बहुत सारे घोटाले निकल रहे हैं और बचने का कोई रास्ता भी नहीं है सामने। जी भाऊ। हमारे हमारे मराठी में एक कहावत है, वड्याचं तेल वांग्यावर, यानी जो पकोड़ा तलते हैं जी। उसका गुस्सा जो है वो अगर आप बैंगन पर निकालो, ऐसा उसका मतलब है। यानी गलती कहाँ हुई, गुस्सा कहाँ निकाल रहे हो, तो ये उनको समझ नहीं। इसलिए ठंडा बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। लेकिन हार हुई है, यहां से शुरुआत होती है। हार हुई है, यहां से शुरुआत होगी ना। आप अगर मानते हो कि वोट चोरी हुई है, चुनाव चुराया हुआ है, तो मैं हारी ही नहीं हूं, तो हारी ही नहीं तो मैंने गलती कहाँ की है? सोच वो बन जाती है ना, सोच वो बन जाती है। तो उनकी वो सोच है, वो तो उनको करना है, वो करे। अमित देखो, एक मुझे बोला अब 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। हाँ, मुझे जी। बोलो कि 9 तारीख को, 9 मई को शपथ हो ग्रहण हो गया था बंगाल का। उसके बाद 2 महीने हो गए, तुमने मोदी या अमित शाह के मुंह से बंगाल शब्द तक नहीं सुना होगा। वो अपने काम में लग गए, उन्होंने अपनी टीम बना दी। बीच बीच में कोई सलाह चाहिए तो अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी, दिल्ली जाते, शाह से मोदी से मिलते, वापस आ जाते, काम शुरू करते। लेकिन इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो भाई करने के लिए कुछ क्यों बचा नहीं? 15 साल हम सत्ता में थे, ऐसा क्या हो गया कि पूरे का पूरा बंगाल हमारे खिलाफ हो गया? जाते हैं, ममता हो या ममता के छेले चपाटे हो, उनको लोग टमाटर मार रहे, अंडे मार रहे, तो क्यों मार रहे? सोचना पड़ेगा ना। नहीं सोचना है तो नई नई गलतियां करते जाएंगे, नई नई गलतियां करते जाएंगे। तो इसके मारेगी, शायद अभिषेक को भी मारेगी या और किसी को मारेगी, क्योंकि दिमाग ठिकाने है नहीं, दिमाग ठिकाने नहीं। और भाऊ, जंतर मंतर पर तो ये जम के बैठे हुए हैं कॉकरोचों की टीम। इनकी मंशा कुछ समझ में आ रही है और किसके इशारे पे ये खेल रहे हैं? कौन इन्हें खाद पानी दे रहा है? पूरे दिल्ली में सिर्फ कॉकरोच जो है वो जंतर मंतर पर नहीं ना, अलग अलग घरों में भी है, अलग अलग गटर में भी है। तो रास्ते पर कोई पागल इंसान अगर कपड़े छोड़कर नंगा है तो उसको पुलिस पकड़कर बंद करेगी। अगर कोई कपड़े फटा हुआ घूम रहा है तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, तो पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कोई भी पागलपन करता है उसके पीछे उतना नहीं लगना चाहिए। और मीडिया ऐसे मुद्दे उठाती है। अब देखो, पिछले हफ्ते भर से तो मैं देख रहा हूं कि मीडिया में कॉकरोच के बारे में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको कितना समय देना है, उनको लिए कितनी ऊर्जा देनी है, ये हर एक को तय करनी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अब बंद हो गए उस पर बोलना। कुछ रील्स बनाने वाले वगैरह जाते हैं, देखो भाई इधर ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ठीक है, वो उसके लिए ठीक है। मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए कॉकरोच का आंदोलन किसी काम का नहीं है, ना बदलाव के लिए, ना परिवर्तन के लिए, ना पॉलिटिक्स के लिए। अपोजिशन भी उसकी दखल देना बंद कर दिया, यहां तक कि केजरीवाल या उनके भी लोग कोई उधर नहीं जा रहे। ये डफली गैंग है जेएनयू की, वो भी जाना बंद हो गया। तो बाकी बचे बेचारे रास्ते पर घूमने वाले, गरीब है, भिखारी है, भीख मांगने वाले, वो खाने के समय जाते, नाश्ते के समय जाते, तो उनकी तो सुविधा खड़ी हो गई है, अच्छा हो गया। कॉकरोच की भी बात आपको मालूम होनी चाहिए साइंटिफिकली कि 50 कॉकरोच एक डिब्बे में बंद करके रखो, 8-10 दिन के बाद एक आध दो कॉकरोच बचते, वो एक दूसरे को खा जाते। बस वही जंतर मंतर पर हो रहा है, इसीलिए उनको छोड़ दिया है, एक दूसरे को खा जाओ। इनकी तरफ मुड़कर भी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देखेगी, मोदी गवर्नमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पहले से ताड़ लिया था उन्होंने, इनमें कोई दम नहीं है।
मोदी या शाह आसमान से टपके नहीं है, वो आम माँ बाप से जन्म लिए हुए इंसान है, बहुत बुरी अवस्था से यहां तक पहुंचे। तो आंदोलन का मतलब क्या होता है वो उनको मालूम है। आंदोलन भरपेट नहीं होता, आंदोलन के लिए पेट में आग लगना जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज के रूम में या डिबेट में आंदोलन खड़ा नहीं होता। आंदोलन आइडिया होती है वहां, लेकिन वो प्रैक्टिकली आंदोलन हो जाना, खड़ा हो जाना, इसके लिए भूखे लोग लगते हैं जो जान पर भी खेल जाते हैं। हम वो नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल देखते हैं ना, जंगल की बातें, तो भूखा शेर होता है, वो जान पर लड़ जाता है, शायद मर जाता है। वो जो जंगल बफेलो होते हैं, उनका सींग घुस गया कहीं तो टांगे वगैरह, पेट वगैरह फट जाता है शेर का, लेकिन वो भूखा होता है तो झपट जाता है। तो आंदोलन वैसी लड़ाई होती है कि मर जाऊं तो चलेगा, नहीं तो वैसे भी भूखा मरने वाला हूं। तो पेट में जब भूख है तब आंदोलन होता है, भरपेट आंदोलन नहीं होता। फिर वो लंगर का खाना हो या घर में पका हुआ पकवान हो, इस पर बातें करने वाले आंदोलन पर लंबे लंबे पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन भूखे लोग करते हैं। बाबू, आपने बहुत बड़ी बात की है कि एक बॉक्स में 4 कॉकरोच डाल दीजिए तो 3-4 दिन के बाद वहाँ 2 ही कॉकरोच मिलेंगे, और ये वहाँ देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं पंजाब की, तो शाह का बहुत बड़ा मिशन है जिसकी तैयारी चल रही है, और आप अक्सर कहते हैं कि आंखें खोलकर देखो। तो भाऊ, पंजाब में जो सीन है, जितनी मेरी समझ है, सीमा से सटे जो स्टेट हैं, वहाँ पर एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। आई मीन उन लोगों की सरकार नहीं होनी चाहिए जो सीमा पार वाले लोगों से हाथ मिला लें, हाथ मिला के बैठ जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब मिशन से पहले ही अब देखिए वहाँ मोहरे भी पिटने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस में टूट, आम आदमी पार्टी में तो बहुत पहले से ही टूटन देखी जा रही थी। जी भाव। पंजाब के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था 2 महीने पहले, जब बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए थे, कि अमित शाह की फोकस अब पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वो उनको जरूरी है। और इन द लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो होता है, 15-20 साल तक का सोचकर जो प्लान बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी, आरएसएस वगैरह है, उनका लॉन्ग टर्म प्लान जो है, जो देश का विभाजन हुआ था वो बंगाल और पंजाब का हुआ था। तो बंगाल तो उन्होंने जीत लिया, और ऐसे ऐसे पूरा बांग्लादेश भी यहाँ घर वापसी करके जोड़ लेना, ये उनका टारगेट है। और उसमें दूसरा टारगेट जो है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब की भी डिवीजन हुई है, विभाजन हुआ है, तो इसलिए पंजाब जीतना जरूरी है। आप जहां से लड़ना चाहते हो तो बॉर्डर के इस पार आपकी ताकत ना हो। ममता का डेंजरस क्या था? ममता को अपने देश की परवाह नहीं थी, वो बांग्लादेशियों से हाथ मिलाकर बैठी थी, इसलिए ममता को हटाना जरूरी था। आज हम देखें तो पंजाब में जो सरकारें आती है, या तो ड्रग्स वाली होती है या तो खालिस्तान वाली होती है, तो जी उनको जी। हटाकर पंजाब बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे लाना जरूरी है। और मैं नहीं मानता कि अमित शाह के दिमाग में ये आइडिया आज से है। 370 हटाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पंजाब के लिए प्लानिंग शुरू किया था, ऐसा मेरा मानना है। इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है। और जब अमित शाह कोई प्लान करते तो वो 2-3 साल लग जाए तो परवाह नहीं, लेकिन को करते। जिस ढंग से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 6-7 साल पहले, मैं माओवाद और नक्सलाइट खत्म कर दूंगा, तो मार्च 2026 तक उन्होंने माओवाद या नक्सलिज्म का नामो निशान मिटा दिया है। बिल्कुल यही बात यहां भी है। पंजाब में भी नशा मुक्त पंजाब, ये सबसे अट्रैक्टिव क्या बोलते हैं उसको, मिशन हो सकता है। जी। क्योंकि पंजाब में भी आधे वोटर महिला है, और जब नशे में लोग धुत रहते हैं तो उस फैमिली का सत्यानाश हो जाता है। और फैमिली
का जो बेस होता है, नींव होती है, वो महिला होती है। तो सबसे पीड़ित महिला अगर पंजाब में सबसे पीड़ित वोटर अगर है तो वो महिला है। और जब अमित शाह नशा मुक्त पंजाब की बात करेंगे तो लोग उन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि अमित शाह बोल सकते हैं कि मैंने 6-7 साल में नक्सल मुक्त कर दिया, जो 40 साल का प्रॉब्लम था। नशा का पंजाब का जो प्रॉब्लम है वो 10-15 साल का है, उसको मिटाने में टाइम नहीं लगेगा, 2-3 साल में मैं वो भी पूरा कर दूंगा। ये आश्वासन अगर अमित शाह दे देते हैं तो पंजाब में मैं मानता हूं कि 70-80% महिलाएं बीजेपी के साथ आ जाएगी। और इसका प्लान वो बनाते होंगे, प्लान मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो अमित शाह जिस ढंग से सोचते हैं, मैं हमेशा उस तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कोई तो प्लान है, क्योंकि उन्होंने जीतना नहीं पॉसिबल तो ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी तो बनेंगे, कि हमारे सिवा गवर्नमेंट तो नहीं बनेगी, इस लेवल तक वो पंजाब का चुनाव लाकर रखेंगे अमित शाह, ये मेरा मानना है। और इसलिए अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसा डेवलपमेंट होती है, वो देखेंगे। भाऊ, आपने वहां पे नशे की बात की, तो वहां पर कन्वर्जन भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हुआ है। नहीं वो ठीक है, कन्वर्जन। कन्वर्जन वगैरह मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता। बहुत सारे कन्वर्शन बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं है, दिखाने के लिए है, ऑन पेपर तो नहीं है। क्योंकि ऑन पेपर जाएंगे तो वो दलित वगैरह है, उनकी सहूलियतें बंद हो जाएगी, तो उनको रिकन्वर्ट करना आसान हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो कन्वर्ट होता है वो, जो कमजोर होता है वो कन्वर्ट होता है, कमजोर होता है वो कन्वर्ट होता है, वो ताकतवर के साथ हो जाता है, मदद करने वाले के साथ हो जाता है। तो जो कन्वर्शन है, क्या होता है मालूम? आप लोग मेरा इंटरव्यू जब करते हो तो आप लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पर मत जाओ, जमीन पर रहो। जमीन पर जो लोग हैं वो, हाँ ठीक है भाई, क्रॉस लगाएंगे लेकिन रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे। तलवार पर डरे हुए लोग कन्वर्ट ज्यादा हो गए। हम नहीं डरे, हमारे पुरखे नहीं डरे हैं, हम आज भी हिंदू रहे, इसका कारण हम डरपोक नहीं है। तो जो डरे हुए थे, जब उनके आज के वारिस भी है वो डरे हुए, डरपोक है, कमजोर है, उनको फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले सत्ता और ताकत इकट्ठा करो, ताकत इकट्ठा करोगे तो ताकत दिखाओ तो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 70 साल से ये बुरी हालत हो गई क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली चर्चा करते बैठ जाते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हाथ में क्या है, कुछ नहीं। तो जहां से छोटी सी एक एक बार 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार ने एक ट्राई किया, आरएसएस नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, 100 साल लग गए। आज पूरे देश में कांग्रेस कमेटी में जब अबुल कलाम आजाद वगैरह लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर एक भी मुस्लिम मेंबर कमेटी का ऑब्जेक्शन करता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इससे गुस्सा होकर कांग्रेस से हेडगेवार अलग हुए, उन्होंने शुरुआत की आरएसएस की। अगर वो बोलते कि क्या है, पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई, ये क्या करे, वो चुप बैठ जाते तो क्या होता? वो भी एकेडमिक चर्चा करते बैठते कि कन्वर्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। अगर इसी तरीके से अमित शाह डरता रहता तो क्या बंगाल में चुनाव जीत पाता? हर कोई 4 मई को दोपहर तक बोल रहा था कि ममता को कोई हरा नहीं सकता, यही था ना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। क्या था, क्या था? अगर अमित शाह यही सुनता रहता, इसी पर चर्चा करता रहता तो नहीं जीत पाता। और मैं 5 महीने 4 महीने पहले से क्यों बोल रहा था? मैंने मेरे जिंदगी से, दिमाग से निगेटिविटी निकाल दी है। मुझे मालूम है मुझे जीतना है। मुझे वो कोई नया लड़का क्रिकेट में आया है ना, उसका एक जी। फंक्शन में मैंने देखा कि उनका कोच जो है वो राहुल द्रविड़ था, वो सामने बैठा था, वो 3 नए बच्चे स्टेज पर थे। तो उसको एंकर ने पूछा कि जब मैच के पहले तुमको
क्या पूछा था तुम्हारे कोच ने, राहुल द्रविड़ ने, और तुमने क्या जवाब दिया था? तो बोला उन्होंने बोलना था वो बोल दिया, लेकिन मैंने बोला था कि अगर बॉल ठोकने जैसा होगा तो पहला बॉल भी ठोकूंगा। समझो, ये सोच रखो तो जीतने का विचार करो, नहीं तो हारने की तैयारी में बैठ जाओ। कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं। यही हालत में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और देखते देखते कहां आ गए देखो। क्या गुजरात में कन्वर्शन नहीं हो रहा है? क्या आंध्रा में नहीं हो रहा है? आज लोग ज्यादा से ज्यादा मेनस्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर चुके हैं। इसका कारण यही है, लोग थक चुके हैं निगेटिविटी सुनकर। क्योंकि महुआ बिल्कुल लोगों के जो सवाल है, जो प्रॉब्लम है, वो लोगों के जिंदगी के असली सवाल है। अब कोई बीमार होता है, वो उसकी बीमारी जिंदगी का असली सवाल है। उसको एकेडमिक चर्चा नहीं चाहिए, अरे ये बीमारी से 70% लोग मरते हैं, वो सुनना नहीं चाहता। यही बात 6-7 करोड़ लोग कोरोना से मरेंगे, ये बरखा दत्त बोली थी, याद है आपको? कितने मरे? जी। लेकिन इनका दिमाग निगेटिव चलता है, लोग उनको सुनना नहीं चाहते। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसके पास जाकर, अरे तेरा ये तो होने वाला है बाईपास, इसमें तो 80% लोग मर जाते हैं, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। और हमारा पूरा का पूरा एकेडमिक डिस्कोर्स जो है वो निगेटिव में गया। इसलिए मैंने तय किया मैं इनको सुनूंगा ही नहीं, मैं उसको सुनूंगा ही नहीं। और अगर वो भी निगेटिव बोल रहे तो मैं हजम कर सकता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो राजीव रंजन जिसका वीडियो निगेटिव था, उससे मैंने पॉजिटिव निकाला है। उसका वीडियो सुनकर मैंने जनवरी में बोल दिया कि बीजेपी मेजोरिटी में आ रहे 150+। वो निगेटिव बोल रहा था, लेकिन मैंने उसका वीडियो देखा, उसके शब्द नहीं सुने, ना उस पर सोचा। तो सोचना पॉजिटिव शुरू कर दो, तुमको ये सवाल नहीं दिखाई देंगे, उसके जवाब दिखाई देंगे। महुआ आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, ये किसने सोचा था कि नक्सलवाद जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। चीजें खत्म तो नहीं होती, लेकिन जो उसका रूप स्वरूप था वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा। और लेट्स होप कि पंजाब में भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। महुआ, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और आपने विस्तार से कई विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।